घटोट कच्छ। इसके बाद कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका विवाह किससे हुआ? कुमार देवी से। कुमार देवी राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया। इसका बेटा समुद्रगुप्त। धरणी बंद किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आगे बढ़ जाएं। लिच्छवी दोहित्र, धरणी बंद, उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, समुद्र दक्षिण भारत के 12 राज्यों को, 3 समुद्र का पानी पी सकते, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, सैनिक वेशभूषा में, कविराज की उपाधि, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का ये हरिसेन ने लिखा है। कहां पर? कह रहे हैं प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है, तो प्रयागे में ना होगा? इलाहाबाद या प्रयाग? आगे बढ़े। बबनी देखो ध्यान से, फेवरेट तुम्हारा रामगुप्त। रामगुप्त से बियाह किसका हुआ? देवी। किसे हुआ? देवी का हुआ। देवी किसे बियाह हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों का क्या हो गया? बियाह हो गया दोनों। कौन मरा गया? रामगुप्त मरा गया। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम। हालांकि उनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अब पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय 14 जो लोग थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, उन 14 में सबसे फेमस कौन था? चंद्रगुप्त। सबसे पहले यह उपाधि मालवा के शासक ने मथुरा के शक शासकों को हराकर लिया था। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य। उसके बाद इसने क्या किया? शकों का सर्वनाश करके किसकी उपाधि धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। 14 में से सबसे फेमस चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ये पत्थर के सिंहासन पे बैठकर न्याय करता था। भले बेचारा, अब न्याय समझ रहे हैं आप। देवी भी क्या करे किसी को? किसके लिए? आगे बढ़ जाएं तो ये पहला इसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय का। न्याय का सिंहासन किसका था? पत्थर का था। किसका था? पत्थर का था। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। लोग कौन रहते थे? 9 रत्न। उन 9 रत्न में सबसे प्रमुख कालिदास, धनवंतरी, अमरदास, रामदास नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? क्या ब्राह्मीर कौन बोल रहा है? आगे 9 रत्नों में 2 सबसे प्रमुख थे, धनवंतरी और कालिदास। धनवंतरी चिकित्सक थे और कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। इसने चांदी का सिक्का चलाया था। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का चालू किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू किया था। ऐसा शकों का अंत करके कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसका अंत करके? शकों का अंत करके। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इसी के दरबार में एक चीनी यात्री फाह्यान आया था। कौन आया था? फाह्यान आया था। इसका यात्रा विवरण क्यू की यात्रा विवरण क्या है? फाह्यान का यात्रा विवरण क्यू की। यह फाह्यान जो था ये बौद्ध भिक्षुक था। उस समय आया था, चीन से आया था। देखिए गुप्त शासक जितने थे ये हिंदू धर्म को मानते थे ये लोग, और उसी समय हिंदू धर्म का विकास सबसे तेजी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये गुप्त वंश में बहुत सारे महान शासक आए। सब मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त। वीणा बजाते हुए राजा रानी प्रकार का चंद्रगुप्त प्रथम। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस समय किस धर्म का विकास हुआ? 9 रत्नों में सबसे प्रमुख कवि कौन थे? कालिदास, अमरदास, धनवंतरी। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। और वैद्य के क्षेत्र में, उसमें एस्ट्रोलॉजी में ब्राह्मीर थे, ज्योतिष वगैरह में। और कालिदास क्या थे? कवि। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? चीनी बौद्ध विद्वान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसका यात्रा विवरण क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो इसके न्याय का सिंहासन किस चीज का बन? किसका था? किसका था? विश्वविद्यालय किसने बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था
लेकिन 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त, उसके बाद हुंड का आक्रमण होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएगा वर्धन वंश। कौन सा वर्धन वंश? तो गुप्त के सामंत कौन थे? वर्धन। और वर्धन वंश में सबसे प्रतापी था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ब्याह नहीं किया और उसका जैसे शासन खत्म हुआ ना, भारत में चालू हो गया मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद छोटे छोटे राजा आ गए, राजपूत काल आ गया। राजस्थान के राजा बहुत बहादुर थे, लेकिन उनकी समस्या बस एक थी, साम्राज्य जीतना के किस राज्य में? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, पुनर्निर्माण रुद्रदामन के बाद। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का? रुद्रदामन। किसका है? रुद्र। हुंडों के आक्रमण को विफल किसने किया? हुंडों के आक्रमण को विफल किया स्कंदगुप्त। किसी को कोई दिक्कत? हुंड आक्रमण को विफल कर दिया, स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। सकते भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख मिला है जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिली है। सती प्रथा एक बहुत ही खराब प्रथा थी, वो महिलाओं को जला दिया जाता था। तो भानुगुप्त के अभिलेख से क्या मिला है? सती। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से बताइए सती प्रथा की कितना खराब प्रथा थी। महिला का पति मर गया तो साथ में, तो सती प्रथा को अंत किसने किया था? हाँ, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन। विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन। सती प्रथा की जानकारी एरण अभिलेख। किस अभिलेख से? एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। समझ में गया? जूनागढ़ किसके लिए? हुंड के। मलेक्ष शब्द किसके लिए? हुंड के आक्रमण को विफल कर दिया। सती प्रथा की जानकारी बताओ। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। किसका है? भानुगुप्त का। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त के समय फुल तैयारी में आया सब कौन? मलेच्छ, मतलब हुंड आए सब विष्णुगुप्त के समय फुल तैयारी में और मार के तहस नहस कर दिया। तो गुप्त वंश के विनाश का कारण हुंड का, अब मार दिया राजा को। इसके बाद यह साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब जहां तहां छोटे छोटे इसके सामंत बचे थे सब, कोई मंत्री उधर भागा है, कोई इधर भागा है। मलेक्ष तो हुंड मध्य एशिया, हाँ सब मध्य एशिया से आ रहे थे सर। हुंड कहां से? मध्य एशिया। आगे बढ़ जाएं। हुंड के आक्रमण के बाद गुप्त वंश क्या हो गया? बिखर गया और कोई भी राजा नहीं बचा जो गुप्त वंश को वापस समेट सके। तो जो इधर उधर बिखरा, इसमें जो सबसे बड़ा सामंत था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। समझ में आ गया कि ना? और उसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। पुष्यभूति वर्धन। तो उसने किस वंश की स्थापना की? वर्धन वंश बना लिया, वर्धन वंश। बताइए कुषाण के सामंतों ने गुप्त और गुप्त के सामंतों ने वर्धन। अब वर्धन में सबसे प्रमुख हर्षवर्धन भी किया था। वर्धन प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति वर्धन, उनका बेटा प्रभाकर वर्धन। आज कंप्लीट कर देते हैं हर्षवर्धन को। पुष्यभूति वर्धन बेटा प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान है? बेटी राजश्री, बेटा राजवर्धन, ये हर्षवर्धन। राजश्री का बियाह कराइए ग्रहवर्मन की हत्या किया देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त की हत्या किया राजवर्धन। तो राजवर्धन को आके मार दिया। राजवर्धन को मारा शशांक। बताए थे ना?
सकता। शशांक कहाँ का था? गौड़। बंगाल को गौड़ कहा जाता है। बंगाल को क्या कहा जाता है? गौड़। उसने किसको मार दिया? राजवंश। गया का बोधि वृक्ष कटवा दिया। जो कट गया उसके बाद ये कौथी पीढ़ी? चल, ये 195 साल अभी पुरानी। एक व्यापारिक राजधानी इसने मथुरा को बना दिया था। किसे बना दिया? मथुरा। और मथुरा उस समय सूती वस्त्र के लिए सबसे आगे निकल गया। मथुरा किस लिए आगे निकल गया? सूती। इसके समय किसका बोलबाला हो गया? डाकुओं का। सूती वस्त्र के लिए कौन आगे निकला? मथुरा निकल गया। कौन से धर्म को मानता था यह? बौद्ध धर्म को। किस? हिंदू धर्म। लेकिन इसका झुकाव किसकी ओर था? बौद्ध धर्म की ओर। इसी के काल में मतलब चीनी बौद्ध विद्वान कैसे याद रखेंगे? ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में कौन आया? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में इतना पढ़ लिया, विद्वान बन के स्कॉलर बना। हर्षवर्धन के काल में कौन आया? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब भारत में आया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था एज ए स्टूडेंट के लिए। लेकिन इतना पढ़ लिया, विद्वान बन के स्कॉलर बन गया कि वो वहां पर टीचर बन गया। तो अध्ययन के साथ साथ वहां पर क्या चालू किया? अध्यापन। अध्ययन के साथ साथ अध्यापन भी चालू किया। दोनों काम करने वाला कौन? देखिए उसका फो क्यों था? इसका CU की ह्वेनसांग का यात्रा विवरण CU की है। ह्वेनसांग को यात्रियों का पंडित या नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ह्वेनसांग को क्या कहते हैं? ह्वेनसांग को ढूंढा था, राजश्री को ढूंढा। राजश्री को सिंहासन पर बैठा, खुद उसका संरक्षक बन गया। इसके समय किसका बोलबाला था? मथुरा इसकी जो सांस्कृतिक राजधानी बन गई। किस चीज के लिए? सूती वस्त्र। ह्वेनसांग कहाँ से आया? कहाँ पढ़ा था? नालंदा में। पढ़ाने लगा कहाँ पर? यात्रियों का नीति का पंडित कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग। यात्रा विवरण का नाम CU की। ये ह्वेनसांग। अब आपको भी पता है नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। तो इसका मतलब जेन्युइन है कि ह्वेनसांग भी कौन सा शाखा का होगा? महायान। कौन सा का? महायान शाखा का। तो हर्षवर्धन आयोजन जिसे 5वीं बौद्ध संगीति की उपाधि दी गई। तो 5वीं बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? हर्षवर्धन के। लेकिन ये बौद्ध संगीति तो थी नहीं, लेकिन इसे 5वीं बौद्ध संगीति कहा जाता है। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अध्यक्षता किसने किया था? नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। अध्ययन तथा अध्यापन दोनों का काम किसने किया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन कौन धर्म को मानता था? हिंदू धर्म। इसका झुकाव किस धर्म का था? 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के काल में। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल भी बहुत बेहतरीन रहा। जैसे 5वीं बौद्ध संगीति का दिन निपटा दिए, काम खत्म। अब एक युद्ध में ले चलते हैं। किसको? हर्षवर्धन को। उत्तर भारत के विस्तार करना चाहा, क्या कश्मीर को मिला पाया? कश्मीर को मिला नहीं पाया। दक्षिण भारत में भी गया। नर्मदा नदी के तट पर किससे हार गया? पुलकेशिन द्वितीय से। किससे हार गया? पुलकेशिन। अब जब पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब बताइए यहाँ अभी और अभिलेख लिखवा दिया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहा गया नर्मदा नदी पर मैंने उत्तर भारत का सबसे खतरनाक शासक हर्षवर्धन को हरा दिया। मैं दक्षिण भारत का सबसे योग्य शासक हूँ, पुलकेशिन द्वितीय। पहले आया रहा था ना, अशोक था जब। वाण भट्ट की 2 पुस्तकें। हर्षवर्धन के दरबार में थे तो हर्षचरित। अरे भाई साहब, हर्षवर्धन के दरबार में रहेंगे तो किसके बारे में लिखेंगे? हर्षचरित लिखेंगे। तो हर्षवर्धन के दरबार में हर्ष। ये पहला पुस्तक का नाम हर्षचरित, दूसरा का नाम कादम्बरी। भाई साहब हर्ष ने लिखा तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन पुस्तक कादम्बरी किसने लिखा ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। लेकिन आप दोनों याद रखिएगा। वाण भट्ट की पुस्तक 2 ठो। किसके दरबार में रहते थे वाण भट्ट? किसके दरबार में? हर्षवर्धन। तो पहली किताब का नाम हर्षचरित, दूसरी किताब का नाम वाण। कौन सा? कादम्बरी। शिलादित्य की उपाधि धारण कर लिया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण? शिलादित्य। और बताइए तो लिच्छवी दौहित्र समुद्र। शिलादित्य की उपाधि। हर्षवर्धन की कितनी किताबें? रत्नावली किसकी है? रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शी का हर्षवर्धन। नागानंद
गया था, इसकी कोई संतान नहीं थी। बताइए पुलकेशिन द्वितीय के एहोर अभिलेख में किन दो राजाओं के युद्ध की चर्चा है? अब याद करा देते हैं, आप सुनते चलिए। संगम काल कब से कब तक? 100 से लेके 250। संगम काल में कितने सम्मेलन? इन सम्मेलनों को क्या कहा गया? संगम। सम्मेलनों को क्या कहा गया? संगम। किस भाषा का, किस राजा के संरक्षण? पहला संगम कहाँ हुआ? पहला सम्मेलन दक्षिणी मथुरा, अभी कैसा है? जलमग्न। क्या इसके साहित्यिक साक्ष्य मिले? अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि। तमिल भाषा का जनक अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि कहाँ के थे? बनारस के। कहाँ के? बनारस। काशी, जिसे वाराणसी, बनारस या काशी तीनों उसी का नाम है, अगस्त ऋषि को कहा जाता है। इस सम्मेलन में कितने राजाओं ने भाग लिया? 89। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? कपाटपुरम या एलवाई में। कपाटपुरम, बस कपाटपुरम याद रखें। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम। दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम की प्रारंभिक अध्यक्षता किसने किया? अगस्त ऋषि। बाद में यह अध्यक्षता किसे मिली? तोलकापियर। किताबिया का नाम तोलकापियम। किताब का नाम तोलकापियम। तीसरा सम्मेलन उत्तरी मथुरा। तीसरा सम्मेलन अध्यक्षता न किया। राजाओं की संख्या महाजनपद का दक्षिण महाजनपद तो बताए थे आपको। 16 महाजनपद में हसीन मशूक सा। यहाँ ना कुषाण के सामंत कौन थे? गुप्त के सामंत वर्धन वंश। ये कौन हो गया? वर्धन के बाद उत्तर भारत समाप्त। उत्तर भारत क्या हो जाएगा? समाप्त। किसी कोई दिक्कत नहीं। अंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवां। इंडो ग्रीक, शाक, पहला और कुषाण, गुप्त और हर्षवर्धन। इतना तो आपको हम बता ही दिए। में ये सम्मेलन हुआ था। जिस तरह से बौद्ध संगीतियां प्रारंभ, तीनों बौद्ध संगीतियां बिहार में हुई थी, उसी तरह उस समय 3 गो तो सम्मेलन हुआ था। तीनों कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। दक्षिण भारत में तमिल भाषा का बहुत ज्यादा वर्चस्व था और तमिल भाषा का पितामह कहा जाता है अगस्त ऋषि को। तमिल भाषा का पितामह अगस्त। तो दक्षिण भारत में कितने राजवंश मिले? 3। केरल में 6 और तमिलनाडु में और दक्षिण में 5। पांडकचिन दक्षिण में था, पानी में मछली ज्यादा मिलेगा। और उस साइड में सबसे मरखा थे, सब चोल। सबसे मरखा तो मरखा था तो नमो है बात। मरखा था इसलिए नाम क्या? चिन्ह भी असर पड़ता है। और केरल वाला धानु, इधर में धानु। इसका नाम क्या था? शेर का अर्थ क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। राजधानी कराल। चिन्ह धनु। अशोक के स्तंभ में केरल पुत्र। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ क्या नाम था? चेरापद। सवाल तो बता ही सकते हैं आप लोग। इसमें एक उदयन जरेल था, सेन गुटियन था, आदि गमान था। तो उदयन जिरेल जो था इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। प्रथम शासक में आएगा कौन? उदयन जरेल ने महाभारत में युद्ध लड़े सिपाहियों को क्या किया था? भोजन कराया था। महाभारत के योद्धाओं सेन गुटवन क्या नाम था? सेन गुटवन शासक का नाम। सेन गुटवन ने कनगी पूजा चालू किया था। कौन सा पूजा? कनगी पूजा। कनगी मतलब पत्नी पूजा चालू किया था। बताइए। आदि गमान अगला शासक आदि गमान ने गन्ने की खेती चालू किया था। कौन सी खेती? गन्ना का खेती प्रारंभ किया था। ये इस आगे बढ़े, अगला देखते हैं हम लोग। संगम काल में सबसे प्राचीन वंश कौन था?
चेर का अर्थ क्या होता है? ऐतरे ब्राह्मण ज्ञान। किसने किया था? आदि गमन ने किया था। यह वंश दूसरी सदी यानी 200 पांड वंश के बारे में। किसके बारे में? पांड वंश की राजधानी मदुरई। पांड वंश की राजधानी देखिए, जितना भी सम्मेलन हुआ, जितना भी संगम हुआ दक्षिण भारत में, सभी संगम का आयोजन कहाँ के राजाओं ने किया था? पांड वंश। जितना भी सम्मेलन हुआ, चाहे वो प्रथम हुआ, द्वितीय, तृतीय, सबकी अध्यक्षता किसने किया? मतलब सबका आयोजन पांडव वंश वालों ने किया। तो पांडव वंश की तो विशेषता थी, इनकी राजधानी मदुरई थी। राजधानी क्या थी? मदुरई। चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या था? मछली इनका चिन्ह था। तीनों सम्मेलन कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। राजधानी इनकी मदुरई। भाषा क्या थी? क्या थी? तमिल थी। देखिए, यह भी मातृसत्तात्मक मिला है। आप पूरे इतिहास को देखेंगे, 3 जगह आपको मातृसत्तात्मक मिलेगा। एक सिंधु सभ्यता में, सातवाहन और मदुरई। पांडव वंश, ये तीनों क्या मिलेगा? मात्र। तीनों सम्मेलनों का आयोजन मातृसत्तात्मक पांडव। मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध था पांडव। नीच की पुस्तक जो है इंडिका, उसमें भी पांडव वंश की क्या है? जानकारी। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ऐतरेय ब्राह्मण वंश में किस वंश की जानकारी? चेर। और इंडिका में पांडव वंश की जानकारी मिलती है। और अशोक के द्वितीय शिलालेख चेर की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? चेर। मदुरई राजधानी किस वंश की थी? पांडव वंश की राजधानी मदुरई। पांडव वंश का चिन्ह कौन था? पांडव वंश का चिन्ह। इस वंश के शासक ने समुद्र पूजा चालू किया था। कौन सी पूजा? नेडियोन ने समुद्र पूजा को चालू किया था। किसने? नेडियोन ने। नेडियोन पांडव वंश के शासक का नाम। समुद्र पूजा किसने चालू किया? समुद्र पूजा नेडियोन ने चालू किया था। इस वंश की राजधानी क्या थी? नेडू जेलियन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। हालांकि पहला में कौन आएगा? नेडियोन। सबसे प्रतापी में नेडी जेलियन। कौन आएगा? नेडू जेलियन। पर्वतीय क्षेत्र, प्राचीन देश, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, अष्टाध्यायी में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तीनों सम्मेलन किसने कराया था? सबसे ज्यादा साक्ष्य किस सम्मेलन के मिले हैं? द्वितीय। किसके? द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तोलकापियम। तीसरे के न किया, पहला के अगस्त ऋषि क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बढ़े। श्रीलंका को जीत के लाया था। पत्नी पूजा, पाणिनि की अष्टाध्यायी में, चोल की राजधानी उदयपुर। चोल की राजधानी, चोलों का चिन्ह मोतियों के लिए, सूती वस्त्र के लिए, गन्ना के लिए। श्रीलंका में सबसे पहले किसने किया था? चोल वंश ने किया था। सूती वस्त्र के लिए करिकाल था चोल वंश का सबसे खतरनाक शासक। श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया था? करिकाल। चोल शासक करिकाल। प्राचीन शहर पांड। नया प्रदेश उदयपुर राजधानी किसकी थी? सूती वस्त्र के लिए। श्रीलंका आक्रमण। चोल में कौन शासक? करिकाल। कौन था? बाण के। सब उसमें जयसूर्या टाइप का आदमी था। 12,000 लोगों को लेके आया था और 12,000 लोगों के से लाके कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। कावेरी नदी पर बांध इस तरह का मिल जाए तो नेपाल से लेके कोसी नदी पे बांध। पांडव वंश की जानकारी इंडिका। पांडव वंश की जानकारी इंडिका। देखिए, पांडव वंश का अर्थ होता है प्राचीन देश। क्या होता है? जबकि इससे भी प्राचीन कौन था? चेर। जबकि अर्थ क्या होता है? प्राचीन देश। तो अर्थ में नहीं जाना है। चेर का अर्थ क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र।
पांड का अर्थ क्या है? प्राचीन। पांड का अर्थ क्या है? प्राचीन। इनका चिन्ह क्या था? मछली। ये कौन हो गए? चोल। सबसे प्रतापी चोल। चोलों का उदय 2 बार में हुआ था। कितनी बार में हुआ? 2 बार। एक बार यहाँ अंत हो गया। इसके राजा क्या बन के रह गए? सामंत। लड़ाकू कौन थे? सब कौन थे? पांड वंश वाले सबसे ज्यादा लड़ाकू थे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे 290 ईस्वी में तलैया लगान के युद्ध में चेर, चोल तथा अन्य 5 राजाओं एक साथ को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो एक लड़ाई हुई थी जिसमें यह क्या हो गए थे? विजयी हुए थे। हालांकि लास्टली विजयी किसको माना गया था? चोल को। तो इस तीनों में सबसे लड़ाकू कौन थे? सब चोल, पांड वाले थे। हालांकि जो पांड वंश वाले जेल, समुद्र पूजा, समुद्र पूजा, तेलैया लंगानम के युद्ध में कितने राजाओं ने भाग लिया? इस युद्ध में चेर, चोल तथा 5 अन्य राजा एक साथ क्या हुए थे? लड़ाई लड़े थे सब। यहाँ पर आगे आगे बढ़े। बताइए, पांड वंश का सबसे प्रतापी शासक? तनगी पूजा किसने प्रारंभ किया? धनुष चिन्ह किसका था? महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया था। पांड वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? पांड वंश की जानकारी इंडिका। पांड वंश की जानकारी इंडिका। देखिए, पांड वंश का अर्थ होता है प्राचीन देश। प्राचीन, नया। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि सबसे प्राचीन कौन था और सबसे नया कौन था? तो खैर, इसका तो ठीक नाम दिया। एक का नाम दे दिया प्राचीन। बताइए, मोतियों के लिए, युद्ध के लिए, गन्ना के लिए, सूती वस्त्र, चोर, मोती, गन्ना, समुद्र पूजा, समुद्र पूजा, समुद्र पूजा, पांड, नेडियोन पांड, पत्नी पूजा, चेर में कौन? श्रीलंका आक्रमण, चोल, श्रीलंका आक्रमण, नया प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र, प्राचीन देश। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, अष्टाध्यायी में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, तीनों सम्मेलन किसने कराया था? सबसे ज्यादा साक्ष्य किस सम्मेलन के मिले हैं? द्वितीय होता है पर्वतीय क्षेत्र। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद, अशोक के द्वितीय शिलालेख में केरल पुत्र, इसकी राजधानी करूर, राजधानी करूर, चिन्ह धनुष, खेती गन्ना, खेती गन्ना। पहला शासक उदयन जरे, महाभारत के योद्धाओं को भोजन कराया उदयन। सेन गुटवान, कनगी पूजा, पत्नी पूजा, सेन सबसे प्रतापी था सेन गुट। इसे लाल चेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल। दक्षिण भारत में पांडवंश, पांडवंश की राजधानी मदुरई। पांडवंश का अर्थ होता है प्राचीन। पांड की जानकारी मिलती है इंडिका से। पांड की जानकारी इंडिका। पांड की चिन्ह क्या था? मछली। तीनों ही संगीति क्या हुई थी? पांड। पांड की राजधानी मदुरै। पांड वंश का शासक नेडियोन। समुद्र पूजा नेडियोन। सबसे प्रतापी नेडू जेलियन। सबसे प्रतापी नेडू जेलियन। गधा मरियल जेलियन, नेडू जेलियन। सबसे प्रतापी नेडू, हाँ नेडू जेलियन। इसने 5 राजाओं को एक साथ हराया था। हराया था कि नहीं हराया था इसने? तेलैया लंगानम के युद्ध में कितने राजाओं को हराया? अब देखिए, पांड वंश की राजधानी मदुरई काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। त्योहारों का शहर मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई कहा जाता है। पांड राजा या किसी का भी विदेशी व्यापार होता था कि नहीं होता था? पांड मोतियों के लिए, गन्ना के लिए, सूती वस्त्र। ज्यादातर किस देश से व्यापार? रोम। इसके साथ रोम। मेगा क्या होता है? चोल का अर्थ नया देश, और पांड का पुराना देश, और चेर का पर्वतीय।
चोल वंश की राजधानी उरईर। चोल वंश का चुनाव चिन्ह धनु, बाघ। चुनाव चिन्ह मतलब नहीं बना चिन्ह, बाघ। क्या था? बाघ। चोल वंश का सबसे खतरनाक शासक, हाँ, करिकाल। श्रीलंका से कितना लोगों को लाया? 12। कौन सा झील, कौन नदी पर बांध बनवा? कावेरी नदी पर। संगम काल में लिखे साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। सबसे प्रमुख संगम साहित्य में आता है आपका कराल, तिरुकुराल। संगम साहित्य का बाइबल का, तमिल साहित्य का बाइबल पढ़ा दिए। तोलकापियर, तोलकापियर, तोलकापियम व्याकरण से संबंधित, तमिल भाषा के व्याकरण से बता दें। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन। सिलप्पाधिकारम, सिलप्पाधिकारम ये भी किस धर्म से संबंधित? ये भी किस है? जैन धर्म से। इसका मणि मेखले, मणि मेखले ये किस है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध। नूपुर की कहानी किसमें? सिलप्पाधिकार। नूपुर की कहानी सिलप्पाधिकार। कोई दिक्कत? सामंत थे, बट गुप्त जो थे वो किसके सामंत थे? कुषाण। और वाकाटक भी किसके सामंत? अब कुषाण का क्षेत्र बहुत बड़ा था, गुप्त ने अपना ऊपर का कब्जा कर लिया और वाकाटक नीचे का। वरना हम पढ़ाते वक्त गुप्त के बाद वर्धन पे चले गए, जबकि नियमता जाना चाहिए गुप्त और के बाद वाकाटक, गुप्त के बाद वाकाटक। लेकिन वाकाटक चला गया दक्षिण में। वाकाटक कहाँ चला गया? दक्षिण। समझ में आ गया? अच्छा, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता इस सब पर्वतों के नीचे दक्षिण भारत में ये आया था वाकाटक वंश। वाकाटक भी कुषाण से निकला था और गुप्त से बहुत ज्यादा समानता रखता था। अर्थात यह भी हिंदू वंश ही था, ब्राह्मण वंश था। ये ज्यादातर शैव धर्म को मानते थे, यानी शंकर जी को मानते थे। इस वंश के संस्थापक का नाम था विंध्यराज। क्या नाम था? विंध्यराज। विंध्य पर्वत के नीचे थे, क्या नाम था? विंध्यराज। इस वंश के संस्थापक का नाम विंध्य राज थे। इन्होंने बहुत अच्छा, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र वगैरह नहीं जीते थे ये लोग। नाम विंध्य। इस वंश के सबसे योग्य शासक प्रवरसेन। कौन थे? प्रवरसेन। कौन था? प्रवरसेन। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। जबकि याद कीजिए हसीन मसूक्सा में शुंग वंश जब पढ़ाए थे तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करा। कितने अश्वमेध? 2। आयुष जो को यज्ञ 4 को, और एक वाजपेयी यज्ञ कराया था। कौन कराया था? वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ाया जाता था, या रथ दौड़ाया जाता, और राज्याभिषेक में हमला, इसमें अश्वमेध में अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इस वंश का अगला शासक था रुद्रसेन। कौन था? रुद्रसेन। रुद्रसेन का विवाह हुआ प्रभावती से। किससे हुआ? प्रभावती से। अब ध्यान से समझिएगा, प्रभावती जो लड़की थी, जो प्रभावती थी, यह जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय, और जो इसका विवाह हुआ था देवी से, यही न मरवाई थी रामगुप्त को। याद है? यही सब चीजों तरह याद है। बेचारा रामगुप्त देख रहा होगा बेचारा। अब कौन ठीक है? ये प्रभावती इसकी थी कि रामगुप्त की थी? हरिसेन था। इस वंश के अंतिम शासक जो थे उनका नाम था पृथ्वीसेन। क्या नाम था? पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन इस वंश के लास्ट शासक थे। इनके मृत्यु के बाद यह वाकाटक टुकड़ों में बट गया, और इसके जो सामंत थे, इस वंश के जो सामंत, उसने क्या किया? अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे चालुक्य वंश कहते हैं। क्या? इसके संस्थापक न थे विंध्यराज, खत्म हुए थे इसी की जगह पे। कौन है? चालुक्य। चालुक्य आए सब। कौन है? चालुक्य। चालुक्य किसके सामंत थे? वाकाटक के थे। देखो बाबू, चालुक्य जो थे, पहले इन्होंने चालुक्य वातापी पे शासन किया। पहले चरण में चालुक्य जो था उसकी राजधानी वाताप, दूसरे चरण में चालुक्य की राजधानी कल्याण, और तीसरे चरण में चालुक्य की राजधानी बेंगी। जिस तरह से
चोल वंश में प्रारंभिक राजधानी उरईर कौन था? और द्वितीय तंजौर हो गया। बाद में क्या हो गया? तंजौर हो गया। उसी तरह चालुक्यों की स्थापना हुई तो सबसे के संस्थापक का नाम जय सिंह। उसके बाद पुलकेशीन द्वितीय। पुलकेशीन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इसने किसे किसे हराया था? हर्षवर्धन। इसके दरबार में ह्वेनसांग आए थे। ह्वेनसांग आया था। और किसे हराया था? हर्षवर्धन को। कौन से जानकारी? एहोर अभिलेख। इसने दक्षिण भारत में भी हमला कर दिया। कहां हमला कर दिया? दक्षिण में। यहां पर शासक था चोल, प्रारंभिक चोल की राजधानी उरईर, लेकिन चोल वंश धीरे धीरे सामंत की तरह बन गया और यहां पर चोल के जगह पे आ गए थे सब पल्लव वंश। कौन थे? पल्लव। कौन आ गया? पल्लव। तो पल्लव को जा जाके ये कमजोर करेगा। धीरे धीरे पल्लव क्या होंगे? कमजोर। और ऑलरेडी पल्लव के समय जीवन जी रहे हैं सामंत के रूप में चोल। जैसे ही पल्लव कमजोर होंगे चोल शक्तिशाली होंगे और चोल अपना खोया हुआ साम्राज्य दोबारा ले लेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा किसके ध्वंसावशेष पर चोलों का पुनर्निर्माण हुआ? पल्लवों के ध्वंसावशेष पर किसका पुनर्निर्माण? चोल का पुनर्निर्माण। किसका पुनर्निर्माण? चोल। तो दक्षिण भारत में कौन सा वंश था? पल्लव। ये ससुरा जो था पुलकेशीन द्वितीय जाके पल्लव वंश पर भी क्या कर दिया? आक्रमण किया। और यहाँ के पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र बाहुबली। महेंद्र वर्मन। किसे जाके हरा दिया? महेंद्र वर्मन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन। किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन को हरा दिया तो बेचारा महेंद्र वर्मन भागता कांची। पल्लवों की राजधानी कांची। बेचारा कोई भी जान बचाने के लिए भागेगा। भागा बेचारा कांची में, घुस गया कांची पर और कांची में हमला कर दिया जाके और कांची में बहुत धन दौलत लूटा और कहा कि बोलना अपने राजा महेंद्र वर्मन को। पुलकेशीन द्वितीय आए थे, रवि कीर्ति को भी लाए थे। ये तो सबसे ज्यादा घूमता था उसके साथ और बहुत धन। किसे जाके हरा दिया? महेंद्र वर्मन को हरा दिया। महेंद्र वर्मन। किसे हरा दिया? महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन को हरा दिया तो बेचारा महेंद्र वर्मन भागता हुआ अपनी राजधानी गया। पल्लव की राजधानी थी कांची। पल्लवों की राजधानी कांची। बेचारा कोई भी जान बचाने के लिए भागेगा। भागा बेचारा कांची में, घुस गया कांची पर और कांची में हमला कर दिया जाके और कांची में बहुत धन दौलत लूटा और कहा कि बोलना अपने राजा महेंद्र वर्मन को। पुलकेशीन द्वितीय आए थे, रवि कीर्ति को भी लाए थे। ये तो सबसे ज्यादा घूमता था उसके साथ और बहुत धन दौलत कहां से लूटा ये? और उपाधि धारण किया कांची कोंड। कौन सी उपाधि? कांची कोंड। कोंड का अर्थ होता है जीतने वाला। कौन सी उपाधि धारण किए? कांची कोंड। तो बताइए कांची कोंड की उपाधि? कांची कोंड। कोंड का अर्थ क्या होता है? कांची कोंड का जीतने। तो बहुत मरखा शासक था। कौन? पुलकेशीन। क्वेश्चन पूछेगा चालुक्य के सबसे प्रतापी शासक। पुलकेशीन द्वितीय की राजधानी वातापी, इसलिए इसे वातापी का चालुक्य कहा गया। दूसरे चरण में चालुक्य कल्याणी में राजधानी बनाएंगे। तीसरे चरण में ये बेंगी में बनाएंगे। जैसे जैसे आप जाएंगे कमजोर होते जाएगा ये वंश। आगे बढ़े। महेंद्र वर्मन को किसने हराया? महेंद्र वर्मन को पुलकेशीन द्वितीय। महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ये इतना बड़ा खचरा था। कौन? पुलकेशीन द्वितीय है यार। नरसिंह वर्मन कहां से खचरा हो जाएगा? पुलकेशीन द्वितीय। ये इतना बड़ा खचरा था कि महेंद्र वर्मन के बाद जब नरसिंह वर्मन आया ना तो इसको भी दौड़ा के मारने चल गया ताकि तोरो मरबो हम। हाँ, पुलकेशीन द्वितीय
दौड़ा दी, कहा कि तुमको भी मारेंगे। अब्बा को मारे थे तुम्हारे महेंद्र वर्मन, अब तुमको भी मारेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसके साथ कौन गया था? रवि के। हाँ, मारिए 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 उसको। लेकिन नरसिंह वर्मन बहुत खतरनाक था, कहा कि तुमको तो हम मारेंगे ही, साथ में हम रवि कीर्ति को। रवि कीर्ति भाग गया, कहा कि भाई कि तो हमारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ भाग जाने में भलाई है। यहाँ पर और युद्ध हुआ तो नरसिंह वर्मन भारी पड़ गया, और नरसिंह वर्मन भारी पड़ गया तो दौड़ा दिया किसको? पुलकेशिन। बेचारा पुलकेशिन द्वितीय वापस भागा, वापस भाग के अपनी राजधानी वातापी। कहा कि बाप रे बहुत खतरनाक है, कहाँ गया रवि कीर्ति? पहले भाग गया है। बेचारा हाँफ रहा था, तब तक पता चला पीछे पीछे दौड़ा रहा था उसको नरसिंह वर्मन पीछे पीछे दौड़ाते दौड़ाते वातापी में घुस गया, और वातापी में घुस के कहा कि वातापी को तो हम जीतेंगे ही, पहले हमको चाहिए पुलकेशिन द्वितीय। खोज किधर है पुलकेशिन द्वितीय? पुलकेशिन द्वितीय को खोजा, अब मारा पुलकेशिन द्वितीय को, वहीं खत्म। रवि कीर्ति कहाँ भाग गया? मिलवे नहीं किया, कहीं भाग गया, नेपाल भाग गया, कहीं भाग गया, मिलवे नहीं किया, याद था भाग गया, वहां पे नहीं मिला। किसकी हत्या कर दिया? करना जरूरी है, समझा कि नहीं गया? तो उसने वातापी को लूटा और कहा क्या रे पुलकेशिन द्वितीय, तुमने कांची को लूट कर कांची कौन की उपाधि धारण किया? हम वातापी को लूट कर वातापी कौन की उपाधि धारण करेंगे? तो बताइए नरसिंह वर्मन कौन सी उपाधि? नरसिंह वर्मन ने, आप पढ़ रहे हैं चालुक्य वंश, लेकिन आपको साथ में आपको लिंकेज मिल गया है वर्धन वंश, और नीचे पल्लव, और पल्लव में दो राजाओं को आप देख चुके, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। क्या हो गया बाबू? अब जैसे पल्लव है, पल्लव में तो आपको हल्का हल्का आइडिया लगे, और जैसे ही पल्लव खत्म होंगे, इसी का तो इंतजार कर रहा है कौन? चोल इंतजार कर रहे थे सब महेंद्र वर्मन हारे। और क्या आपको ये नहीं लगता है कि अब चोल शासक ही होंगे तो वातापी के शासकों को पुलकेशिन द्वितीय को बुलाए होंगे कि मारो किसको? पल्लव, ताकि पल्लव कमजोर होंगे और चोल का पुनर्उदय हो जाएगा यहाँ पर। और महेंद्र वर्मन जब हारा था तो चोलों के लिए एक नया उदय की एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके बाद उस उम्मीद के चांद को ग्रहण लग गया। किस रूप में? कहा कि ग्रहण में ठीक नहीं, मारा जाएगा आदमी यहाँ पे, नरसिंह वर्मन को जाने दो। और नरसिंह वर्मन के बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, और वहां पे वापस कौन आ गए? चोल। और उन्होंने कहा हमारी राजधानी उदयपुर तो अब गया, पता नहीं किधर है, अब दोबारा राजधानी बनाएंगे तंजौर। किधर बनाएंगे? आपको इतिहास में ना सबसे बड़ा चीज होता है लिंक पता रहना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं तो रैंडम पढ़ते जाइएगा। कुछ हारे थे पुलकेशिन द्वितीय कि धीरे धीरे क्या होता है। और इस वंश के अंतिम शासक का नाम था कीर्ति वर्मन। क्या नाम था? कीर्ति वर्मन द्वितीय। जैसे इसके पहले कीर्ति वर्मन थे, अभी इसमें 6 शासक आएंगे। कीर्ति वर्मन से यहाँ तक के बीच में 6 शासक, कोनो काम का नहीं, बस जिया है सब तनी मनी। इसमें तो कबूतर घुस गया क्लास में, मर जाएगा बेचारा। उधर उधर मत करो, उधर आएगा ना तो उधर चला गया तो बहुत कम चांस है बचने का, उतना पंखा है बेचारा कट जाएगा। कौन आया बाबू लास्ट शासक? कीर्ति। अब इनकी स्थिति एकदम कमजोर हो गई थी, और यहाँ पल्लवों की भी स्थिति कमजोर, दोनों का रीजन आपस में थे सब। ये इसको मारते शासक कीर्ति वर्मन की हत्या करेंगे दंती दुर्ग। कौन करेगा? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने कौन सा वंश की स्थापना? राष्ट्रकूट। कौन सा वंश? तो बताइए चालुक्यों के ध्वंसावशेष पर राष्ट्रकूट। कौन आया? राष्ट्रकूट। और पल्लवों के ध्वंसावशेष, यानी अब अगली लड़ाई फिर देखने को मिलेगी, राष्ट्रकूट और चोल। राष्ट्रकूट और चोल। बताइए शक्तिशाली कौन है? चोल। शक्तिशाली चोल। चोल वाले पकड़ के अथूर देंगे किसको? राष्ट्र। और जैसे राष्ट्रकूट थुराएगा, यहाँ जो चालुक्य जो थे हारे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि अपना समय आएगा, फिर दोबारा कौन आ जाएंगे? दोबारा कौन? बताइए चालुक्यों के मरने का इंतजार कौन कर रहा है? अब पल्लवों के मरने, यहाँ चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट, यहाँ पल्लव के बाद, समझ में कि नहीं? चोल कमजोर कर देंगे किसको? राष्ट्रकूट की शक्तियां जैसे कमजोर होगी, दोबारा हावी हो जाएगा चालुक्य। दोबारा कौन हावी हो जाएंगे? कौन आ जाएंगे? चालुक्य आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चालुक्य के संस्थापक सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन, अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय को हरा दिया। किसने हरा दिया? राष्ट्रकूट में कौन शासक? दंती। तो चालुक्यों के क्षेत्र पर किसका अधिकार? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के कमजोर स्थिति का इंतजार कौन कर रहे थे? अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय के कमजोर स्थिति का फायदा दिखाकर हमला किया। किसने किया? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने जो दोबारा चालुक्य बनाया, उसकी राजधानी क्या बनाया? कल्याणी। चरण में जो चालुक्य बना, उसकी राजधानी कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक तैलप। तैलप द्वितीय ने किस वंश का अंत किया? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट द्वितीय चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय। अगला शासक सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर योग्य था कि नहीं था?
सोमेश्वर योग्य था। अरे वो चोल वाला बड़ी खतरनाक था, ये सब मारधार बहुत कर लेता था। अब आप कितनो शक्तिशाली कितनो योग्य रहिएगा। सोमेश्वर को किसने हराते रहा? चोल शासक राज, जिससे अपमानित होकर उसने क्या कर लिया? सुसाइड। क्या हो गया जी? रामगुप्त चोल वंश का था। चलिए बढ़िया है। सोमेश्वर के बाद अगले शासक विक्रमादित्य। इनके दरबार में विल्हन की रचना विक्रमांक देवचरित। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ। उसके बाद ये वंश कमजोर हो गया, अर्थव्यवस्था खराब हो गई, धीरे धीरे सामंत के रूप में चली गई। दोबारा ये उठा थोड़ा पैसा लेकर। चालुक्य बेंगी, संस्थापक विष्णुवर्धन। पैसे नहीं था, खत्म हो गया यह वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? चालुक्य की तीनों शाखाएं देख ली हैं। बेंगी के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं किए थे वहां पर। अब पल्लव के बारे में हम लोग जानी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। इसके संस्थापक का नाम सिंह विष्णु। संस्थापक सिंह विष्णु। इस वंश का शासक महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन। इसको कूच के चल गया कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय क्या कर दिया? कूच दिया है इसको। अगला शासक आया नरसिंह वर्मन ने कूच दिया किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन किसको कूच दिया? पुलकेशिन द्वितीय को। किसे कूचा? पुलकेशिन द्वितीय को कूच दिया। और उसकी राजधानी जीत के कौन सी उपाधि? वातापी कोंड की उपाधि धारण किया। बताइए इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? नरसिंह वर्मन। पल्लवों की राजधानी कांची थी। कांची थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय। कांची कोंड की उपाधि, कांची कोंड के ये न धारण करेगा पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश में सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसके समय आक्रमण किया था? किसके समय? पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के। नरसिंह वर्मन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी नरसिंह। अब महेंद्र वर्मन तो हार गए थे। सिंह विष्णु संस्थापक थे, नामक विद्वान रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में। यहाँ कौन रहते थे? भरवी। और इनके दरबार में कौन रहते? डंडी। कौन रहते थे? डंडी नामक विद्वान नरसिंह, भरवी नामक विद्वान। और रवि कीर्ति किसके समय में? पुलकेशिन। रवि कीर्ति। अब विक्रमादित्य चौथ में विल्हन। इस सबको देखिएगा, पूछता है कौन किसके यहाँ रिंग में? भरवी, डंडी, विल्हन, विक्रमादित्य, रवि कीर्ति। हरिसेन, वान भट्ट, हर्षवर्धन, वान भट्ट। तो ये सब खुदरा याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन के दरबार में कौन रहते थे? डंडी नाम। कौन रहते थे? डंडी की पुस्तक का नाम क्या? 10 कुमार चरितम। किरातुल जुमिया 10 कुमार चरितम। किरातुल जुकियम किसका है? भरवी का। किरातुल जुकियम किसकी पुस्तक है? भरवी की पुस्तक का नाम 10 कुमार चरितम। विक्रमांक देव चरित्र विल्हन। विक्रमांक देव चरित्र। रवि कीर्ति किसके दरबार में? रवि कीर्ति पुलकेशिन। रवि कीर्ति यहां लिख दे। रवि कीर्ति कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में एक से एक विद्वान रहते थे। वहां पे हर्षवर्धन के दरबार में वान भट्ट, हर्षवर्धन के दरबार में अश्वघोष, कनिष्क, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन। इस सबके दरबार में विद्वानों की कमी नहीं थी। नहीं समझ? पटना से उठा के कनिष्क किसको ले गया था? अश्वघोष को उठा ले गया पटना से। बताइए। और अगला शासक आया
अपराजित। कौन आया? अपराजित। कौन आया? अपराजित। पल्लव वंश का अगला शासक इसको आके हरा दिया आदित्य प्रथम। किसने हरा दिया? आदित्य। नाम क्या था इसका? अपराजित। आते पराजित कर दिया कौन? अपराजित जैसे आया इसको क्या कर दिया? पराजित को। अपराजित को किसने पराजित किया? चोल। चोल शासक आदित्य। चोल शासक आदित्य ने पराजित कर दिया। चोल शासक आदित्य। और चोल इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे सब। इसके बाद किसकी स्थापना? चोल। किसका? चोल शासक है ऐसा। अब चोल सीबीएसई वाला इसको चोलाज बोलता है। किया आदित्य चोल। किसने? आदित्य चोल। आदित्य चोल पराजित कर दिया। और पल्लवों के ध्वंसावशेष पर दोबारा किसका उदय हुआ? चोल। 800 सदी, 8वीं सदी में जो चोल तीसरी सदी में समाप्त हो गए थे, 500 सालों का इंतजार किए। 500 साल का। यहाँ 20 साल तक कोनो इंतजार। चालुक्य। कौन आया था? चालुक्य। रुको अभी सवाल पूछते हैं। खड़ा हो तुम ही बताओ जो यहाँ आया था। हाँ, जिस तरह तैस में बतिया रहा था उसी तरह बताओ। बीच में कोई नहीं। चालुक्य के संस्थापक। बीच में कोई बोल दिए तो धो देंगे वहां पे। हाँ, जय सिंह। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। चलो पढ़ा है यार। प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ हराया था? नर्मदा नदी। पुलकेशिन तो चालुक्य हो गया। पुलकेशिन द्वितीय थे इस वंश के। बताइए इस वंश का पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वंश का लास्ट शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय ने क्या कर दिया? राष्ट्रकूट शासक ने क्या कर दिया? दत्ती दुर्ग ने हरा दिया। और कौन से वंश की स्थापना कर? दोबारा जो चालुक्य आए थे, चालुक्य ये कहाँ के थे? कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैलभ द्वितीय। ये क्या था? वातापी के चालुक्य। और उसके बाद ये हो गया आपका चालुक्य बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन। इसके संस्थापक जय सिंह। पल्लव के संस्थापक, इनकी राजधानी कांची। राजधानी बहु संस्थापक सिंह विष्णु। संस्थापक का नाम। अगला शासक महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन। इस वंश का सबसे प्रतापी नरसिंह वर्मन। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित। नाम क्या था? लेकिन क्या हो गया? पराजित। तक आक्रमण कर दिया। बताइए इंडोनेशिया जीतने वाला शासक। गंगाईकोंड की उपाधि। मामुंडी चोल। बृहदेश्वर मंदिर मदुरई कोंड। तू पिटाएगा शैलेंद्र शासक की तरफ। पगला कहीं का। बताइए मदुरई कोंड की उपाधि परांतक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं? अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। और राजेंद्र तृतीय के बाद ये वंश धीरे धीरे क्या हो गया? स्वतः ही क्या हो गया? समाप्त। और ये वंश छोटे छोटे सामंतों के रूप में क्या हो गया? बिखर गया। बताइए चोल वंश के संस्थापक। चोल की स्थापना कितने चरणों में? पहला चोल किस काल में? संगम काल। और दूसरा चोल 8वीं सदी में। प्रथम चोल की राजधानी उरैयूर। द्वितीय चोल की राजधानी तंजौर। कौन था? तंजौर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोलों की भाषा तमिल। चोल वंश का अगला शासक आदित्य। कौन था? आदित्य ने किसे हराया? पराजित। कोई दिक्कत? किसे? आदित्य ने। आदित्य के बाद अगला शासक परांतक प्रथम ने कौन सा क्षेत्र जीता? उपाधि धारण किया मदुरई कोंड। कौन सी उपाधि? मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। लेकिन
परांतक प्रथम ने जो मदुरई कोंड की परांतक प्रथम का एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? इसलिए क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है, जिसमें उसने जानकारी दिया है कि मैंने पांड्य वंश की राजधानी मदुरई को विजित कर लिया, जीत लिया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर लिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने क्या कर दिया? इसे पराजित कर दिया। अगला शासक राजराज। कौन था? राजराज बहुत ही खतरनाक था। मामुंडी चोल की उपाधि, श्रीलंका पर आंशिक विजय, बंगाल अभियान, गंगई कोंड की उपाधि, इंडोनेशिया अभियान, बृहदेश्वर मंदिर, राजराज। बृहदेश्वर मंदिर। चोल शासक ज्यादातर शैव धर्म को मानते। स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन, मजबूत नौसेना, सबसे तगड़ी नौसेना इन्हीं सब की थी। चोल वंश वालों की मार काट कूट के रद्द कर देता था, जहां पर मार दिया तो इंडोनेशिया तक आक्रमण कर दिया। बताइए, इंडोनेशिया जीतने वाला शासन। गंगई कोंड की उपाधि, मामुंडी चोल, बृहदेश्वर मंदिर, राजराज। मंत। उत्तर भारत में गुप्त और दक्षिण भारत में वाकाटक। गुप्त के बाद वर्धन। कौन था? वर्धन। दक्षिण भारत में वाकाटक के बाद हम देखे थे संगम काल में कितने हुए? उसी को हम संगम काल में चोल वो सब चले आते हैं किसमें? संगम काल। इसके बाद हम बताते हैं आपको चालुक्य कितने थे? 3, वातापी, कल्याणी और बेंगी। चालुक्यों के ध्वंसावशेष पर लेकिन राष्ट्रकूटों ने प्रारंभिक चालुक्य का पूरी तरह सफाया नहीं किया, इसलिए दोबारा चालुक्य क्या हो गए? हावी हो गए। दक्षिण में देखेंगे तो चालुक्यों का लड़ाई हुआ था किससे? पल्लव से। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल। क्यों नहीं थे? चोल पढ़ा दिए थे ना। चोल ऊपर जाके बंगाल पर आक्रमण किए थे पाल वंश के। किसे आक्रमण किए थे? पाल वंश के समय हमला किए थे। इतना तक तो बता दिए थे आपने। इसमें पीडीएफ छाप देवे मत किया कीजिए पीडीएफ उनसों को। एकदम सही बोला तुम। आज हमको कुछ धुंधला दिख रहा है। चलो ध्यान देते हैं आगे। चालुक्य के बारे में पढ़ा दिए थे। पहला चालुक्य कौन था? वातापी के चालुक्य के संस्थापक कैसे? वातापी के चालुक्य का सबसे खतरनाक शासक पुलकेशी द्वितीय। उत्तर भारत में हर्षवर्धन को हराया, दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराया, किंतु पुलकेशी नरसिंह वर्मन ने इसकी हत्या कर दी। बताइए, वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय। किसने मार दिया? दंतीदुर में कई शासक है, लेकिन कर्क द्वितीय जो था वो कमजोर शासक था। तो चालुक्य शासक पहला द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य की स्थापना कर दिया। इसमें सबसे प्रमुख शासक कौन थे? सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर को चोल शासकों ने इतना हराया था कि क्या कर दिया था सोसाइटी। कल्याणी के चालुक्य के अंतिम शासक कौन थे? सोमेश्वर तृतीय। अब उसके बाद चालुक्य बेंगी आया। बेंगी के विष्णुवर्धन पूरा काम का नहीं था। आज राष्ट्रकूट बांधा है। बताइए, चोल पा दिए थे। चोल वंश के संस्थापक विजय याल। चोल शासक आदित्य ने पल्लव के अंतिम शासक अपराजित को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? आदित्य। इस वंश का अगला शासक जो आया था परांतक ने मदुरई जीत लिया था, लेकिन उसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने क्या कर दिया था? हरा दिया था उसे। इस वंश का अगला शासक आया था राजराज के बाद राजेंद्र चोल। उसी को राजेंद्र प्रथम कहते हैं। चोल का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। चोल का अंतिम शासक पल्लव भी बताई दिया आप लोगों को। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। अगला शासक महेंद्र, उसके बाद नरसिंह। पल्लव का अंतिम शासक अपराजित को चोल शासक आदित्य ने पराजित कर दिया। यानी आज आपको बताना है हमको राष्ट्र। और चोल बता दिया। चोल काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय चोल काल में चोल किस क्षेत्र में थे? तमिलनाडु में। इनकी राजधानी तंजौर। चोल की राजधानी तमिल काल का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। चोलों के यहाँ मंदिर निर्माण की बहुत प्रसिद्ध कला थी, जिसे हम लोग विमानन शैली या द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। चोलों की सबसे प्रमुख कलाकृति आज भी प्रसिद्ध है नटराज की मूर्ति। शिव जी की नाचती हुई मूर्ति है वहां पर, तो वहां पे नटराज की मूर्ति है। अब देखो, नटराज पेंसिल या कुछ कटोरा लीजिएगा तो मूर्ति नाचती करते हैं। विदेश्वर मंदिर चोल का, कई सारी चीजों का निर्माण हुआ। अब हम आपको बताना है हमको क्या? राष्ट्रकूट। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। संस्थापक तो आपको पहले से पता नहीं? पता सर साहब? संस्थापक तो आपको पहले से पता नहीं? पता सर साहब? संस्थापक बताइए लो। संस्थापक याद रहेगा
राष्ट्रकूट पे चले। राष्ट्रकूट एंड पाल, आज दो वंश के बारे में हम लोग को ध्यान से देना है, राष्ट्रकूट तथा पाल। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। किसके स्थान पर आया? चालुक्यों के स्थान पर। ये स्थान देखिए, चालुक्य राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया अंतिम राष्ट्रकूट शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को। कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? दंती दुर्ग ने पराजित करके और किस वंश की नींव रख दी? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेट थी। क्या थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट को इसने क्या किया था? राजधानी बनाया था दंती दुर्ग ने। इस वंश का अगला शासक, दंती दुर्ग योग्य शासक था। इस वंश का जो अगला शासक है कृष्ण प्रथम। कौन है? कृष्ण प्रथम ने एलोरा में मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। एलोरा कहां पर है? महाराष्ट्र में। वहां पे कौन सा मंदिर बनाया? कैलाश मंदिर। अब इस मंदिर की खासियत क्या है? ये पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया। तरह से बामियान में कैसे बनाया गया था? तो बामियान में तो मूर्तियां बनाया गया था काट के, इसने काट के मंदिर बना दिया। यहाँ पर पूरा का पूरा बड़ा सा मंदिर बना दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया था। कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय संघर्ष जो था ये कन्नौज पर अधिकार के लिए था। त्रिपक्षीय संघर्ष किस पर अधिकार के लिए था? कन्नौज। देखिए 7वीं सदी में हर्षवर्धन की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी और हर्षवर्धन की राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए गुजरात से प्रतिहार शासक चाहते थे कि हम कब्जा कर लें, और इधर बंगाल से पाल शासक चाहते थे हम हमला कर दें, और इधर से राष्ट्रकूट सोचते थे हम हमला करके जीत ले। इसलिए इसे क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। और इस युद्ध लगभग 200 सालों तक चला था। कभी ये आगे बढ़ता था, कभी वो मूड बना के लड़ाई करता था। अमोघ वर्ष, अगला शासक का नाम अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष बहुत ही साक्षर व्यक्ति था। इसके समय राष्ट्रकूट वंश का दोबारा पुनर्निर्माण चालू हो गया, विकास चालू हुआ, क्योंकि इसने खुद को त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या कर लिया? वापस खींच लिया। या विद्वान था। क्या था? विद्वान था। अमोघ वर्ष विद्वान था। जैन धर्म को अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया? अमोघ वर्ष ने कौन से धर्म को अपना लिया? जैन धर्म को अपना लिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए अमोघ वर्ष किस धर्म को अपनाया? किस शासक के समय राष्ट्रकूट का दोबारा पुनर्निर्माण चालू हो गया? अमोघ वर्ष। किसके समय? अमोघ वर्ष क्या खुद को त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल किया? अमोघ वर्ष ने कौन से धर्म को अपना लिया? जरा अगला शासक आया इंद्र तृतीय। कौन आया? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी नामक विद्वान भारत आया था। कौन था? अल मसूदी ने ही अपने किताबों में सबसे पहले मानसून का वर्णन किया था। मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन किया? मानसून का मतलब होता है बारिश, और इंद्र भगवान का ही डिपार्टमेंट है पानी होनी यहाँ पे। तो देख रहे हैं कितना संयोग से आया है। अल मसूदी ने मानसून की चर्चा किया, और डिपार्टमेंट किसका है? इंद्र भगवान। कृष्ण तृतीय। कौन है था? कृष्ण तृतीय। द्वितीय योग रही था कृष्ण तृतीय। याद कीजिए हम आपको बताए थे चोल वंश की जब स्थापना हुई थी। किस वंश की? चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक का नाम विजयाल। चोल वंश का अगला शासक आदित्य। कौन था? चोल वंश। आदित्य के बाद आया परांतक। कौन आया? परांतक ने भले मदुरई को जीत लिया, लेकिन परांतक को कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। तो बताइए राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक को क्या कर दिया था? पराजित कर। किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। किस युद्ध में? तक्कोलम। तो कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? परांतक को। परांतक प्रथम कौन शासक था? चोल शासक। किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। तक्कोलम का युद्ध पराजित कर परांतक प्रथम को। परांतक प्रथम किस वंश का शासक? चोल वंश का प्रथम शासक विजयाल है। उसके बाद आदित्य के बाद परांतक के बाद राजराज के बाद राजेंद्र के बाद राजेंद्र तृतीय। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। किसी को कोई दिक्कत? पीछे बाबू कोई दिक्कत? किया तो चालुक्यों का कंप्लीट सफाया नहीं। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती। चालुक्य शांति से बैठ गए, सामंत के जीवन जीने लगे। इंतजार करते रहे कि आप कौन बकलोल शासक आप। कृष्ण प्रथम के समय देखेगी तो पहाड़े काट दिया है, लड़ना ठीक नहीं है। ध्रुव को देखेगी त्रिपक्षीय संघर्ष में गया है, पिटा के आया, अपने बिखियाई लोग जाएंगे तो काट लेगा हमारा। अमोघ वर्ष के समय विद्वान तक कहा कि एक से लड़ना ठीक नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान हथियार से नहीं अपनी रणनीति से मार देगा। इंद्र तृतीय के समय ये सब प्लान बनाया सबकी मार देना सही है। तब तक इंद्र प्रथम मर गया, आया कौन? कृष्ण तृतीय उधर नीचे जाके चोल शासक को हरा गया। तो चालुक्य से ना भाई ठीक तनिको नहीं है, इस पे कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद कर रहे थे, आ गया बकलोल कर्क द्वितीय। कौन आया? कर्क द्वितीय। एक इंतजार हो रहा था बकलोलवन का, इसी का इंतजार कर रहा था चालुक्य का सामंत जीवन जी रहा था तैलप द्वितीय। ये तो सामंत जीवन जी रहा था, तैलप द्वितीय मार दिया किनको? कर्क द्वितीय। अब दोबारा स्थापना कर दिया कल्याणी का चालुक्य। कौन सा स्थापना कर दिया? बताइए। उसके बाद ध्रुव के बाद अमोघ वर्ष इंद्र तृतीय के बाद किस तृतीय के बाद? कर्क। याद हो गया? क्वेश्चन पूछा जाए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, राष्ट्रकूट का वह शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग। राष्ट्रकूट वंश का सबसे विद्वान शासक कौन? अमोघ वर्ष। कौन से धर्म को अपना लिया? अमोघ वर्ष के बाद अगला शासक इंद्र तृतीय के समय कौन विदेशी आया था? कौन आया था? अल मसूद। आगे बढ़े, तुम बताओ। मेरी कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ। किसके समय? राष्ट्रकूटों के समय। और राष्ट्रकूट में भी सबसे ज्यादा किसका? अमोघ। कन्नड़ भाषा का बहुत विकास हुआ। कन्नड़ भाषा का समझ गया कि नहीं? आ गया? कन्नड़ भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। किसके समय? अमोघ वर्ष। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के विद्वान रहते थे जिनका नाम था पन्न पोन्न रन्न। कौन रहते थे? 3 आदमी का नाम है पन्न पोन्न रन्न। ये 3 उस समय का समझ जाइए कि पन्न पोन्न रन्न। समझ आ गया कि नहीं? कन्नड़ विद्वान का नाम क्या था? पन्न पोन्न रन्न। ये 3 विद्वान किसके दरबार में? अमोघ में।
पन पोन रन पन संस्थापक। अगला शासक कृष्ण प्रथम ने कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश। कृष्ण प्रथम के बाद ध्रुव, किस युद्ध में भाग लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। ध्रुव के बाद अगला शासक अमोघवर्ष। अमोघवर्ष के दरबार में 3 विद्वानों का नाम क्या था? पन पोन रन। पन पोन रन, याद रहेगा, पन पोन रन, 3 विद्वान रहते थे। बताइए अमोघवर्ष के बाद इंद्र तृतीय के दरबार में अल मसूदी। कौन आया था? अल मसूदी। किसी को कोई दिक्कत? अल मसूदी आया था। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया था। कृष्ण सॉरी इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय। या मरखा था कि नहीं था? नीचे वाले कोना को मार दिया। किसे हराया था? किसे हराया था बाबू? परांत। किसे? परांत। कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को किसने मार दिया? तैलब द्वितीय। तैलब द्वितीय ने कल्याणी का चालू, कल्याणी का चालू। इधर कौन हारा था? चोल में कौन? परांतक। परांतक। इधर परांतक के बाद राजराज। कौन आया? राज। इधर कर्क, इधर तो कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने किसे हरा दिया था? कृष्ण तृतीय के बाद कौन आया? कर्क द्वितीय। यहाँ कौन आया? राज। कर्क द्वितीय तो हार गए। किससे हार गए? तैलब द्वितीय। ये बदला लेना चाहता था अपने परांतक का। तुमने हराया, हम तुमसे मारेंगे आप। तो यहाँ पे तो बेचारा कर्क द्वितीय हट चुका है। कर्क द्वितीय की जगह तैलब द्वितीय। तैलब द्वितीय मर गया। कौन आया? सोमेश्वर। तो चढ़ के हमला किस पे कर दिया? सोमेश्वर। इतना ना मारा सोमेश्वर को, इतना मारा कि बेचारा क्या कर दिया? साइड कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आके बोलेगा, गलत तो बोलेगा तभी बोलेगा। यहाँ कौन है बाबू? पाल वंश। आइए जगह का नाम कन्नौज। कौन सा युद्ध होगा? त्रिपक्षीय से। कन्नौज वंश में पाल वंश। कौन सा वंश? पाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कौन थे? गोपाल। इन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? बिहार शरीफ। कहाँ किया गया? बिहार। कौन जिला में? नालंदा जिला। जहां पहले से कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्व, उसी जिला में इसने क्या बनवा दिया? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। शिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये कहां पर है? भागलपुर। और ये कहां है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जिला नालंदा जिला को ही कहते हैं। नालंदा जिला का ही मुख्यालय क्या है? बिहार शरीफ। आगे बढ़े। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल था। इन दोनों ही विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शाखा की? ब्रजयान। आपको पढ़ाए थे ब्रजयान शाखा की शिक्षा। कौन सी शाखा की शिक्षा? ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? धर्मपाल ने अपना एक दूत मंडल तिब्बत भेजा था। अपना एक दूत मंडल कहां भेजा था? तिब्बत। आतिश दीपांकर नामक बौद्ध भिक्षुक के साथ इसने अपना एक दूत मंडल कहां भेजा था? तिब्बत। तिब्बत के लोगों ने कौन से धर्म को अपना लिया? ब्रजयान शाखा। बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा? ब्रजयान। बौद्ध धर्म में ब्रजयान। याद रहेगा। पाल वंश के संस्थापक। अगला शासक, उसके बाद देवपाल। देवपाल के बाद महिपाल। महिपाल के बाद मदनपाल। अगला आया कौन? देव। अरब यात्री सुलेमान देव। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी गोपाल। विक्रमशिला, अरब यात्री सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान देव। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी गोपाल। विक्रमशिला, अरब यात्री सुलेमान। अगला शासक आया महिपाल। कौन आया? महिपाल। महिपाल एक योग्य शासक था, लेकिन योग्यता में भी ग्रहण कभी कभी लग जाता है। योग्य तो था, लेकिन याद कीजिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम क्या कर दिया? आक्रमण कर। किस लिए आक्रमण किया था? गंगा जल लाने के लिए क्या कर दिया था? आक्रमण। याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश का सबसे योग्य शासक धर्मपाल। महिपाल नहीं, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया था। कौन किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया था। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस शाखा की? ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। किस शासक के समय अरब यात्री आया था? किस शासक के समय चोल शासक ने आगमन किया? इस वंश का अंतिम शासक मदनपाल। इस वंश का अंतिम शासक अंतिम शासक मदनपाल के समय यह साम्राज्य टूट गया था। मदनपाल के समय साम्राज्य क्या हो गया? टूट गया और छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया। मदनपाल का क्या था? लास्ट शासक। मदनपाल लास्ट। पहला शासक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, मदन। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया धर्मपाल। धर्मपाल ने किस में भाग लिया? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय में भाग लिया। कोई फायदा हुआ? देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता कौन था? प्रतिहार। त्रिपक्षीय में जीता कौन? प्रतिहार। कौन जीता था? तुमको सिंचन